हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीएमए तरुण सिंघल। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम। इसको हम शॉर्टकट में क्लबिंग ऑफ इनकम भी बोलते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स में जानते हैं कि जो भी असेसी है, जो भी पर्सन है, उसी को अपनी इनकम पर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन समटाइम्स लोग अपनी इनकम टैक्स बचाने के लिए, अपना इनकम टैक्स कम देने के लिए अपनी इनकम्स को दूसरे पर्सन्स की इनकम में डाइवर्ट करते हैं। तो उस डाइवर्जन्स को रोकने के लिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का लॉस होता है, तो उसके लिए हमने एक चैप्टर बनाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, क्लबिंग ऑफ इनकम। इसमें सेक्शन 60 to 65 हम कवर करेंगे। Then this is section 60 to 65 under the head clubbing of income। तो बेसिकली हमारे पास ये कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 60 to 65। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन अ स्लैब रेट। जैसे आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स नॉर्मली जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की इनकम पर लगाया जाता है, और ये प्रोग्रेसिव रेट है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हमारा टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है, जो कि वेरी करता है एट प्रेजेंट फ्रॉम 10% टू 30%। अगर आप नोटिस करेंगे तो 10% आपका मिनिमम रेट ऑफ टैक्स है, और जैसे ही हमारी इनकम 10 लाख रुपए क्रॉस करती है तो हमारा इनकम टैक्स का जो रेट है इट विल बिकम 30% तक हमें इनकम टैक्स देना होता है। तो ये जो सिस्टम है इसको प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्स बोलते हैं, जिसमें इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ता जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अब लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो हम कम रेट ऑफ टैक्स से या विदाउट, या जो बेसिक आपका मिनिमम एग्जम्पशन है उस लिमिट में कवर करके अपना टैक्स बचाएं। देयर इज अ टेंडेंसी अमंग्स द टैक्स पेयर in higher tax brackets to divert a part of their income to the hands of their relatives in order to reduce the burden of tax। माने वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई अपना टैक्स बर्डन हम रिड्यूस करें, अपनी इनकम को किसी और के नाम में दिखाएं और अपना बर्डन ऑफ टैक्स को हम रिड्यूस करें। उसके लिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, इफ अ पर्सन हैज एन इनकम ऑफ ₹11,60,000, सपोज कोई पर्सन है जिसने 11,60,000 रुपए का इनकम कमाया, टैक्स पेबल बाय हिम वुड बी एज अंडर। 2.5 लाख तक की इनकम पे नॉर्मली कोई टैक्स नहीं होता, 2.5 लाख के ऊपर 10%, फिर नेक्स्ट 5 लाख 20%, 160। तो अगर हम देखें तो इस पर्सन का जो ओवरऑल टैक्स आता है इट विल बिकम 178, 190, जो कि बहुत ज्यादा है। अब इसने क्या किया कि अपनी इनकम को it can divide the income in the hands of 4 persons। अपने 4 रिलेटिव्स के हैंड्स में इसको डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या हो गया, अब इसकी इनकम पहले कितनी थी आपके पास, 11,60,000। अब ऐसा करने से 2.5 लाख तक पर कोई टैक्स, तो 2,90,000 ईच पर्सन का इनकम बनता है। अगर हम 2,90,000 2,90,000 के अकॉर्डिंग 4 पर्सन की इनकम टैक्स लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करें तो एक पर्सन का लाइबिलिटी आएगा आपका 2060, जो कि बहुत कम है। और अगर इन चारों का मल्टीप्लाई कर भी दिया जाए तो इट विल बिकम 8240। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पर्सन तो उसी पर्सन, इनकम तो उसी पर्सन की है, लेकिन जहां उसका पहले टैक्स लाइबिलिटी 178, 190 था, वो अब रिड्यूस होके 8240 रह गया, क्योंकि उसने अपनी इनकम को 4 डिफरेंट पर्सन्स की इनकम्स में इनकम के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो किया। अब इट में भी, अब इसमें तो ये क्या है, दिस इज सिंपली इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी है। इट मे देयरफॉर बी ऑब्जर्व दैट बाय डाइवर्टिंग द इनकम इनटू डिफरेंट हैंड्स ही इज एबल टू मेक अ सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा खासा उसने अपना जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस कर दिया। अगर हम देखें तो पहले, अभी उसका टैक्स बनता था पहले लाइक 1,78,190, और अभी जो उसका टैक्स बनता है दिस इज जस्ट 8240। तो अच्छा खासा इसने अपना जो टैक्स बर्डन है वो रिड्यूस कर दिया। इन ऑर्डर टू कर्ब सच प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या बोलते हैं, टैक्स अवॉइडेंस।
टैक्स को अवॉइड कर दिया. प्रोविजन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इनकम टैक्स एक्ट अंडर विच द इनकम अराइजिंग टू सर्टेन पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अनदर पर्सन. माने इनकम टैक्स को जहां जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई आप यहां अपनी इनकम को अवॉइड कर सकते हैं, अपना टैक्स अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए कि अगर आप इस टाइप से अपनी इनकम को डाइवर्ट करेंगे, अपनी इनकम को किसी और की इनकम में दिखाएंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वो इनकम आप ही की इनकम मानी जाएगी. तो जितने भी हमारे प्रोविजंस है उसको हम दो हेडिंग्स में डिस्कस करते हैं. इनकम ऑफ द पर्सन इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम अंडर सेक्शन 60 to 63. 60 to 63 is for all assessees, and basically number 2 section 64 is only for an individual. किसके लिए है? ओनली फॉर एन इंडिविजुअल. यहाँ पे एसएससी का मतलब इंडिविजुअल भी है और अदर्स भी है, लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो कौन है? इंडिविजुअल है अंडर सेक्शन 64. तो अब हम वन बाय वन इन प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से केसेस में क्या क्या हमारे पास इसके रूल्स हैं. तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आता है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम, जो हमने डिस्कस किया सेक्शन 62. सेक्शन कौन सा था इसका? बेसिकली सेक्शन 60 to 63. इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ असेट्स. मींस असेट्स तो असेसी के नाम से ही है, उसका जो ओनरशिप है वो असेसी के पास है, बट उसने जो उसका इनकम है वो ट्रांसफर कर दिया किसी और के नाम में. वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इनकम बाय ए पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट the transfer of the assets from which the income arise. Means जिस asset से income arise हो रहा है वो income तो आप ही, वो assets तो आप ही के पास है, लेकिन आपने income किसी और person के नाम में transfer कर दिया. Such income shall be included in the total income of the transferor. तो ये income आप ही की मानी जाएगी whether such transfer is revocable or not. अब ये revocable और क्या होता है इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे. वेदर दिस ट्रांसफर इज अफेक्टेड बिफोर और आफ्टर, माने कमेंसमेंट ऑफ एक्ट से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो. इट मीन्स कि यदि आपने कोई एसेट्स के ओनरशिप आपके पास है तो आपकी उसकी इनकम भी आप ही की इनकम मानी जाएगी. यदि हम उस इनकम को किसी और के नाम में ट्रांसफर करके दिखाते हैं तो एज पर सेक्शन 60 वो इनकम आप ही की इनकम में क्लब मीन्स ऐड किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक्स हु ओन्स अ हाउस विच फैचेज अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ. एक्स के पास एक हाउस है और उसका 10,000 पर मंथ का उसको रेंट मिलता है. डिक्लेयर्स दैट, बाद में उसने बोला द रेंट शैल बिलोंग्स टू हिज फ्रेंड वाई, कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसका रेंट मैं अपनी फ्रेंड वाई को ही दूंगा, बट अ हाउस शैल रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स. लेकिन जो हाउस है वो एक्स की ओनरशिप में है. In this case, because there is only a transfer of income, खाली इसमें क्या हुआ, आपने इनकम तो वाई के नाम में दिखा दिया, लेकिन जो ओनरशिप है वो आप ही के पास है, एक्स के पास ही है. सो इन दिस केस इनकम इज ट्रांसफर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट्स. इट मीन्स द रेंटल इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एक्स फॉर पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग हिज टोटल इनकम. तो वो जो रेंटल इनकम है वो एक्स की ही इनकम मानी जाएगी. मीन्स हमने असेट्स ट्रांसफर ना करके खाली उसका इनकम ट्रांसफर किया, तो सच टाइप ऑफ ट्रांसफर जो भी है उस केस में वो इनकम असेसी की ही मानी जाएगी व्हेन इनकम इज ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एन असेट्स. नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स. रिवोकेबल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? रिवोक का मतलब होता है कि आप उसको अपने ओनरशिप में ट्रांसफर कर सकते हैं. यू कैन टेक, वापस आप उसको अपने ओनरशिप में ले सकते हैं. वेयर इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एन एसेट्स टू अ पर्सन, एनी इनकम अराइजिंग डिराइव्ड फ्रॉम सच एसेट शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर.
तो अगर रिवोकेबल नेचर का ट्रांसफर है तो फिर वो इनकम आप ही की इनकम मानी जाएगी। ठीक है। ट्रांसफर फॉर सेक्शन 60, 61, 62 इंक्लूड एनी सेटलमेंट ट्रस्ट, वो सब अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज रिवोकेबल। मतलब हमने अभी क्या देखा कि अगर ट्रांसफर रिवोकेबल नेचर का है अंडर सेक्शन 61 तो वो असेट्स आप ही की मानी जाएगी। अब ट्रांसफर रिवोकेबल कब माना जाएगा? एज पर सेक्शन 63 ए ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ दिस वन, सेक्शन 60, 61, 62 जो अभी डिस्कस किया, शेल बी डीम टू बी रिवोकेबल। कब होगा रिवोकेबल? मतलब शेल बी डीम टू बी रिवोकेबल। कब हम उसको रिवोकेबल मानेंगे? शेल डीम टू बी रिवोकेबल इफ नंबर 1, हमारे पास 2 पॉइंट है, इट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और assets to the transferor during the lifetime of the beneficiary or the transferee as the case may be। माने यदि जो ट्रांसफरर है जिसने रिवोकेबल ट्रांसफर किया है उस ट्रांसफर के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन है जिसमें वो उसको अपने नाम में रीट्रांसफर करवा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम, माने उस असेट्स से जो भी इनकम डिराइव्ड होता है उस इनकम का कंप्लीट पार्ट या कुछ पार्ट और एज वेल एज असेट्स। माने आपने कोई असेट्स एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया बट ही हैज राइट टू रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम, माने उस असेट्स से जो इनकम जनरेट हो रहा है पूरा इनकम और एनी पार्ट ऑफ इनकम, और साथ में असेट्स को भी रीट्रांसफर कर सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, जिसको आपने ट्रांसफर किया वो भी हो सकता है मे बी ट्रांसफरी और बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब है कि आपने किसी और को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर चाहे ट्रांसफरी के लिए रिवोकेबल हो या बेनिफिशियरी के लिए रिवोकेबल हो, लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, तो ऐसी जो ट्रांसफर है वो रिवोकेबल नेचर की मानी जाएगी। इट गिव द ट्रांसफर अ राइट टू रीअज्यूम पावर, माने उसको अधिकार है कि वो उस पर अपना राइट अपनी पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रीअज्यूम वापस ले सकता है होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम, इनकम पर भी और असेट्स पर भी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। माने यहाँ पे 2 सेंटेंस आए एक्चुअली, ट्रांसफर रीट्रांसफर करने का अधिकार है या पावर वापस लेने का अधिकार है। एक तो ओनरशिप ट्रांसफर कर लिया, एक होता है ओनरशिप ट्रांसफर न करके उस पर जो अधिकार हैं जो पावर्स हैं वो आपने अपने नाम में ट्रांसफर कर लिया। तो these 2 type of transactions, these 2 type of retransfer or reassume power is called transfer is in the nature of revocable। यहाँ पर एक बात जो समझने वाला है वो ये है कि रिवोकेबल नेचर का असेट्स होना चाहिए। अगर वो जितने समय इरिवोकेबल है उतने समय तक इनकम क्लब्ड नहीं होगा, और जिस टाइम ड्यूरेशन में वो रिवोकेबल है उसी टाइम ड्यूरेशन में वो इनकम जो है आपका क्लब्ड होगा। तो अभी हमने सेक्शन 61 में ये देखा कि भाई रिवोकेबल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 61, 62। तो 61 इज नॉट एप्लीकेबल इफ द ट्रांसफर इज इरिवोकेबल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। सेक्शन 62 ये बोलता है कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर रिवोकेबल जिस समय नहीं हो पाएगा, माने वो टाइम ड्यूरेशन जिस समय वो इरिवोकेबल है उस समय इनकम क्लब नहीं होगी। बट अगर आपने ट्रांसफर किया है और वो रिवोकेबल नेचर का है तो क्लब होगा। तो कौन कौन से टाइम पर हम इसको अगर देखें तो इन द केस ऑफ ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रस्ट द ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। आपने किसी ट्रस्ट के नाम में ट्रांसफर किया और लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी अगर वो इरिवोकेबल है, माने जब तक उसकी लाइफ है तब तक आप उसको अपने नाम में रीट्रांसफर नहीं ले सकते। तो लाइफ टाइम अगर बेनिफिशियरी वो नॉट रिवोकेबल है तो फिर वो उस समय तक आपकी इनकम में क्लब नहीं होगा। हाँ, आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी
जैसे ही वो रिवोकेबल होगा आपकी इनकम में क्लब्ड होना शुरू हो जाएगा। इन द केस ऑफ एनी अदर ट्रांसफर, कोई और ट्रांसफर है बाय वे ऑफ ट्रस्ट का मैंने आपको बताया, द ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर। अगर नॉट रिवोकेबल है ड्यूरिंग द लाइफ, ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है, ट्रस्ट किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्सन क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिशियरी। तो ट्रस्ट वाले केस में तो लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी है, और बाकी कोई और ट्रांसफर है, आप डायरेक्ट मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ट्रांसफर किया, उसका बेनिफिट किसी और को नहीं मिल रहा है, मिस्टर वाई को ही मिल रहा है, तो मिस्टर वाई इज कॉल्ड ट्रांसफरी। तो लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी यदि वो नॉट रिवोकेबल है तो उस समय तक वो क्या माना जाएगा, इरिवोकेबल। ट्रांसफर इज मेड बिफोर 1/4/1961। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि बहुत पुराना सेक्शन है, और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं we are talking about 2016, और ये बात कर रहा है बिफोर 1/4/1967। तो ये इतना रेलिवेंट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए मेन दो पॉइंट है, यदि ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रस्ट हुआ है देन नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, और इन एनी अदर ट्रांसफर माने अदर देन ट्रस्ट, ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर। तो इन दो केसेस में जब तक मैंने आपको सिंपल एक लैंग्वेज में बताया, जो बात समझने वाली थी वो ये थी कि जितने टाइम ड्यूरेशन तक वो रिवोकेबल होगा तब तक उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी इनकम जनरेट होगा वो असेसी की इनकम मानी जाएगी, और अगर जिस टाइम ड्यूरेशन में वो नॉट रिवोकेबल है उस टाइम ड्यूरेशन में इनकम जनरेट अगर होता है तो वो असेसी की इनकम में क्लब नहीं होगा, माने असेसी की इनकम में ऐड नहीं होगा। तो डिस्कस करते हैं। जैसे आर ट्रांसफर इज हाउस प्रॉपर्टी टू ए ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ जी, माने एक्स ने आर ने अपना कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया ट्रस्ट के नाम में जिसका बेनिफिट जी को मिल रहा है। इन दिस केस दिस ट्रांसफर इज इरिवोकेबल टिल द डेथ ऑफ जी, क्योंकि जब तक जी रहेगा उसको बेनिफिट मिलता रहेगा और उतने समय तक वो इरिवोकेबल है। Thus, till the death of G, the income from this house property shall be taxable in the hands of the transferee, the trust, क्योंकि ट्रस्ट की ही इनकम मानी जाएगी उतने समय तक जब तक वो इरिवोकेबल है। However, जैसे उसकी डेथ होगी, जी की डेथ होगी, the income from such house property shall be included in the total income of R as, जैसे क्योंकि डेथ हुआ ट्रांसफर कैसा हो गया, रिवोकेबल नेचर का हो गया। In the above cases, R had reserved a right to get back the house or income therefrom G. अगर यदि उसको अधिकार है कि उसके लाइफ टाइम में भी उसको अपने नाम में वापस ले सकता है, such transfer shall be revocable and income from such house property shall be taxable in the hands of R right from the beginning. हमने इसी केस को और डिटेल में डिस्कस किया कि यदि इसी केस के अंदर, इसमें दो अलग केसेस हैं, ट्रस्ट के नाम आपने ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी को जिसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, जी को, तो अगर टिल द डेथ ऑफ द जी वो इरिवोकेबल नेचर का है तो क्लबिंग कब शुरू होगा, आफ्टर द डेथ ऑफ जी। और अगर आर ने अधिकार अपने पास रखे हुए हैं, रिजर्व्ड अ राइट टू गेट बैक, कि वो जी की डेथ से पहले ही जब चाहे उस एसेट्स को अपने नाम में या उसकी इनकम को अपने नाम में ट्रांसफर ले सकता है, तो वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही वो रिवोकेबल नेचर का हो गया। अब क्योंकि शुरू से ही वो रिवोकेबल नेचर का है तो वो इनकम आर की ही इनकम में शामिल होगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड ओनली इन द इंडिविजुअल्स टोटल इनकम। फिर एक बार इस पॉइंट को एक बार डिटेल में देखते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। तो मैंने आपको ये बताया था इस पॉइंट के अंदर, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स, अगर असेट्स ट्रांसफर रिवोकेबल नेचर का है तो उसका जो इनकम है वो असेसी की इनकम ही मानी जाएगी। वेयर देयर इज रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एन असेट्स बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन, एनी इनकम अराइजिंग डिराइव्ड फ्रॉम सच असेट शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। फिर हमने डिस्कस किया कि भाई रिवोकेबल का एक्चुअल मीनिंग क्या है,
तो यहाँ पर दो वर्ड हमारे पास आए थे। अगर नेचर ऑफ ट्रस्ट है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी, तो ट्रस्ट वाला केस देखा हमने, और इसके बाद फिर दूसरा नॉर्मल केस। ठीक है, तो ये दो प्रोविजंस थे जिसमें रिवोकेबल होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट्स। तो ये आप डिटेल में देख सकते हैं कि भाई रिवोकेबल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, और इसका रिवर्स हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका इरिवोकेबल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जिस समय वो रिवोकेबल नेचर का होगा उतने समय तक इनकम जो भी जनरेट होगा वो असेसी की इनकम में क्लब्ड होगा, और जिस समय वो इरिवोकेबल नेचर का होगा उतने समय तक असेसी की इनकम में वो क्लब्ड नहीं होगा। यही इसका मेन पॉइंट है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम रिलेटिंग टू स्पाउस, माइनर चाइल्ड एंड सम अदर पर्संस। तो ये सब कवर होते हैं अंडर सेक्शन 64, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड। इसमें एक और आता है सन्स वाइफ। कौन कौन आएगा? स्पाउस, माइनर चाइल्ड, और ये थर्ड वन आएगा, दिस इज योर सन्स वाइफ। सो आई विल राइट डाउन। ठीक है, एटसेट्रा नहीं लिखने की जरूरत है। अब सेक्शन 64, तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाउस के लिए। रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न, रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न in which the other spouse has substantial interest। माने किसी कंसर्न से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से स्पाउस को रेमुनरेशन मिल रहा है, सैलरी, कमीशन, वेजेस, और उसी कंसर्न में दूसरे स्पाउस का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंसर्न में हस्बैंड का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न से उसकी वाइफ को सैलरी या रेमुनरेशन वगैरह मिलता है। तो यहां पर एक वर्ड आया सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो पहले हमें इस वर्ड को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि भाई ये होता क्या है, व्हाट इज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो बाकी डिस्कस उसके बाद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो पहले हम इसी को देखते हैं कि व्हाट इज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू हैव अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न। माने उसका कब होगा कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट? अगर वो कंपनी है, ही अलोन और अलोंग विद हिज रिलेटिव, माने खुद और अपने रिलेटिव के साथ, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ओन्स बेनिफिशियली शेयर्स not being share entitled to fixed rate of dividend, whether with or without a further right to participate in profit। Carrying मतलब मेनली आपके लिए क्या है? Carrying not less than 20% of voting power। माने यदि किसी कंपनी के अंदर असेसी का ओन और along with his relative 20% और मोर वोटिंग पावर है, माने होल्डिंग शेयर्स और कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर, द शेयर्स वुड बी, मतलब हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली कंपनी के अंदर जो वोटिंग पावर है या जो कंट्रोलिंग पावर है वो इक्विटी के अकॉर्डिंग ही डिफाइंड होता है, लेकिन वो जो इक्विटी वो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेदर विदाउट अ फर्दर राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट और नॉट, वो अलग थिंग है। माने सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बात कर रहे हैं? अगर किसी कंपनी में ही अलोन और along with his relative at any time during the previous year own beneficially, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूं जो आपके मतलब का है, own beneficially carrying not less than 20% of voting power। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उस कंसर्न में उसका that person has सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, माने वो और उसके रिलेटिव का मिलाकर
यदि उस कंपनी में मोर देन 20% ऑफ वोटिंग पावर मीन्स 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर। अगर मैं इसको शॉर्टकट में बोलूं तो होल्ड मोर देन 20% equity share, hold more than 20% equity shares in this concern। रिलेटिव मीन्स कौन कौन होगा? हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर और सिस्टर। माने हस्बैंड भी आएगा साथ में, नेचुरल वाइफ भी आएगा, ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियल एसिडेंट और डेसिडेंट। तो अगर किसी कंसर्न में कंपनी के अंदर असेसी अपने रिलेटिव के साथ मिलकर 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्ड करता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नॉट कि पूरे साल होल्ड हो, साल के बीच में कभी भी ऐसा होता है कि उसका मोर देन 20% वोटिंग पावर होता है, तो हम क्या बोलेंगे? उसका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और कंपनी के अलावा यदि कोई और एंटिटी है, इन एनी अदर केस, इफ ही अलोन और अलॉन्ग with relative at least 20% the profit of such concern, माने प्रॉफिट में उसका 20% से ज्यादा अधिकार है। माने कंपनी के लिए क्या है? मोर देन 20% वोटिंग पावर, और इन एनी अदर केस मतलब मोर देन या एटलीस्ट, यहाँ पे वर्ड एटलीस्ट है, और द प्रॉफिट ऑफ सच कंसर्न एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब क्या हुआ कि 20% से ज्यादा है, वहां वर्ड क्या है? मोर देन 20%, जबकि यहाँ पे क्या है? एटलीस्ट 20%। माने 20% भी होगा तो भी चलेगा, बट वहां पे 20% नहीं चलेगा, 20% से नॉट लेस देन 20%, 20% और मोर चलेगा। ठीक है, दोनों का आई थिंक सेम ही मीनिंग है, नो नीड टू कंफ्यूजन। होल्ड मैं यहाँ पे सही कर, नॉट लेस देन। ठीक है, तो ये हमारा है, यदि मैंने असेसी और अलॉन्ग विद रिलेटिव होल्ड मोर देन 20% ऑफ राइट्स। नाउ तो अगर किसी कंसर्न में स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिलता है इन विच द अदर स्पाउस हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो उसके केस में क्या होगा? इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल देयर शैल बी इंक्लूडेड ऑल सच सम्स एज अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस। माने सम्स, कोई भी सम मिले, सैलरी, कमीशन, वेजेस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस of such individual by way of salary, commission, fee or any other form of remuneration, whether in cash or in kind, from a concern in which such individual has a substantial interest. Therefore, any remuneration derived by a spouse from a concern in which the other spouse has a substantial interest shall be clubbed in the hands of the spouse who has a substantial interest in that concern. माने जिस पर्सन का, जिस स्पाउस का उसके अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था और उसकी स्पाउस को उस कंसर्न से कोई रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन वगैरह मिलता है, तो वो असेसी की इनकम में ही काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स का किसी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और उस पर मिसेस एक्स एज अ जॉब करती है, उसको एज अ सैलरी पर दिखा रखा है, एंड मिसेस एक्स गेट सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन वगैरह, तो वो जो मिसेस एक्स की सैलरी, रेम्यूनरेशन है वो मिस्टर एक्स की इनकम में ही कैलकुलेट की जाएगी, ऐड की जाएगी, और उस पर मिस्टर एक्स को ही टैक्स देना होगा। एनी अदर इनकम नॉट स्पेसिफाइड अबव इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द सेक्शन एंड विल नॉट बी क्लब्ड इवन इट अक्रू टू द स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न। माने स्पेसिफिकली इन्हीं इनकम्स की बात की गई है जो ऊपर मेंशन्ड है, सैलरी, कमीशन, फी और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, माने लाइक अ पार्ट ऑफ सैलरी, जो हमने सैलरी इनकम में डिस्कस किया, वेदर इन कैश और इन काइंड। तो ये जो मिसेस एक्स को या उसके स्पाउस को मिलता है, वो जिस स्पाउस का उसके अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उसी की इनकम में उसको प्लस किया जाएगा। ये हमारा एक बेसिक रूल है। No clubbing if remuneration is due to technical or professional qualification। अगर स्पाउस जिसको रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी, कमीशन, वेजेस मिल रहा है
वो टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है फॉर दिस जॉब और प्रॉपरली उस जॉब को हैंडल कर रही है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो फिर क्लब नहीं होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन possessed by the spouse and the income is solely, जो इनकम उसको वेजेस सैलरी मिला, एट्रीब्यूटेबल उसी से लिंक्ड है टू द एप्लीकेशन ऑफ हिज हर टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस। माने पहली बात तो उसकी अपनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और वो जो उसको रेम्युनरेशन इस कंसर्न से मिलता है वो एप्लीकेशन ऑफ है, माने उसने उस प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन का यूज करके उस रेम्युनरेशन को अर्न किया है, तो फिर क्लब नहीं होगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये एज पर टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये असेसिंग ऑफिसर है जो ये डिसाइड करेगा कि भाई आप जो भी आपने स्पाउस को पे किया वो एज पर प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप कंसर्न और उसका 50% से ज्यादा शेयर है। मिसेस एक्स इज एम्प्लॉयड एज अ जनरल मैनेजर ऑफ द फर्म एंड इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ। द टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिसेस एक्स विल बी क्लब्ड विद द टोटल इनकम ऑफ एक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अब वो देखते हैं कि जो भी है मिसेस एक्स को मिला हुआ सैलरी मिला तो मिस्टर एक्स की इनकम के अंदर भी वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में ही जाकर क्लब्ड होगा। However, if Mrs. X is receiving the salary on account of a technical or professional knowledge, तो फिर वो Mrs. X की ही इनकम मानी जाएगी, then the salary would not be clubbed। फिर वो Mrs. X का अलग इनकम होगा और Mr. X का अलग होगा, माने Mr. X की इनकम में Mrs. X की इनकम का क्लबिंग नहीं होगा। अब यह क्वेश्चन राइज होता है कि अगर दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ substantial interest and both are getting remuneration from the concern, Mr. X का भी more than 20% वोटिंग पावर है और Mrs. X का भी more than 20% वोटिंग पावर है, तो अब कैसे होगा? तो उस केस में जिसकी नॉर्मल रूल में आपको बताता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। उस केस में जिसका इनकम ज्यादा होगा अदर देन दिस रेमुनरेशन और सैलरी, उसके में दूसरे वाले की इनकम को क्लब किया जाएगा। जैसे husband and wife both have a substantial interest in the concern and both are in the receipt of remuneration from the concern, then both shall be clubbed in the hands of that spouse, whose total income before including such remuneration is greater। जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर दिस रेमुनरेशन, उसकी इनकम में दूसरे वाले की इनकम को क्लब किया जाएगा। इन दिस केस द क्लबिंग विल बी डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रीवियस ईयर इन विच बोथ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का इंटरेस्ट है, बोथ हैव अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ गेट रेमुनरेशन, द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ सबसिस्ट एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ सच इनकम। जिस समय वो इनकम अराइज हुआ उस समय हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। ये तीनों बातें पूरी होते ही जिसकी इनकम हायर होगी आउट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, उसी की में दूसरे वाले की इनकम को क्लब्ड किया जाएगा। और इसमें वेयर सच इनकम इज वंस क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ईदर स्पाउस, एक बार क्लब होना शुरू होगा, एनी सच इनकम अराइजिंग इन एनी सक्सीडिंग ईयर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अदर स्पाउस। चाहे फ्यूचर ईयर्स में सपोज फॉर द टाइमिंग मिस्टर एक्स की इनकम में मिसेस एक्स की इनकम को क्लब किया गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल मिसेस एक्स की इनकम ज्यादा हो गई और मिस्टर एक्स की इनकम क्लब्ड है, तो चेंज नहीं होगा। एक बार जिसके में क्लब होना शुरू हो गया फिर आगे तक उसी के में क्लब्ड होगा, चाहे फ्यूचर ईयर्स में उसकी इनकम कम ही क्यों ना हो जाए, अनलेस द असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड आफ्टर गिविंग दैट स्पाउस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, अगर दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो। माने अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई अब ये क्लबिंग चेंज कर देना चाहिए तो ही चेंज होगा, अदरवाइज इन फ्यूचर ईयर में चाहे जिसकी इनकम में पहले क्लब हो रहा था उसकी इनकम कम ही क्यों ना हो जाए, उसी की इनकम में क्लब होता रहेगा। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट।
एक एग्जाम्पल से इसको हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मिस्टर एक्स Mr. X is the 50% partner in XY and company, from which his wife Mrs. X is getting a salary of 15,000 per month. Total income of X before clubbing 560, while the total income of Mrs. X salary के अलावा 6 lakh. The clubbing provision will be applicable and total income of X and Mrs. X will be as under. दोनों का X का 50% से ज़्यादा अधिकार है, तो X की इनकम में मिसेस एक्स की इनकम को क्लब्ड होना चाहिए। तो मिस्टर एक्स की जो अपनी इनकम है दिस इज 5,60,000 इनकम फ्रॉम सैलरी, जो सैलरी इनकम है वही क्लब्ड होगा, ये वो 1,80,740, और जो मिसेस एक्स की इनकम है वो अदर इनकम जो था उसका 6 लाख का, वही उसकी इनकम मानी जाएगी। एक बार इसको जरा नोटिस कर लीजिए अच्छे से, एग्जाम्पल मुश्किल नहीं है। माने उस कंसर्न से मिसेस एक्स को जो पैसे मिले एज अ रेम्यूनरेशन, वो कितना अमाउंट था 15,000 पर मंथ इक्वल टू 1,80,000। तो ये जो 180 की फिगर है ये एक्स की इनकम में क्लब्ड होगी, बिकॉज एक्स हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंसर्न। इट मे बी नोटेड दैट क्लबिंग इन द अबव केस इज मैंडेटरी, इवन इफ सच क्लबिंग इन सम केसेस रिजल्टेड टू बेनिफिट टू द एसएससी एंड टू द रेवेन्यू। ये मैंडेटरी है, आपकी ऑप्शनल नहीं है। आपको इनकम को, अपनी जो रेम्यूनरेशन है उसको एसएससी की इनकम में क्लब्ड करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको क्लब नहीं करते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एवेजन ऑफ टैक्सेस, टैक्स अवॉइडेंस, और जो भी आपके खिलाफ एक्शन है वो लिया जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस। हम स्पाउस के नाम में आपने कोई एसेट्स ट्रांसफर किया तो उसका जो प्रोविजन है क्लबिंग का वो हम डिस्कस करेंगे। एज पर दिस प्रोविजन, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी एसेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, नोटिंग पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अदर देन हाउस प्रॉपर्टी माने प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा यदि कोई और एसेट्स स्पाउस के नाम में ट्रांसफर की गई है, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू हिज हर स्पाउस, माने हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर किया या वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफर किया, द इनकम फ्रॉम सच एन एसेट शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। तो उस एसेट से जो भी इनकम जनरेट होगा वो ट्रांसफरर की इनकम ही मानी जाएगी। दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू हाउस प्रॉपर्टी बिकॉज इन दैट केस द ट्रांसफरर इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड द एनुअल वैल्यू। ये हम ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ओनरशिप का पॉइंट है, तो वहां पर डीम्ड ओनर के अंदर वैसे भी एसएससी को हम ओनर मान के चलते हैं अगर वो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 27 अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में कवर हो चुका है। तो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी जो प्रोविजंस हैं वो सारे कहां कवर होंगे? अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 4। तो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय इंडिविजुअल टू हिज और स्पाउस, द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर शेल नॉट बी क्लब। यहां पे एक पॉइंट है बेसिकली कि दिस इज फॉर इनएडिक्वेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, माने दिस इज फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ये जो ट्रांसफर हुआ है दिस इज एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मीन्स के जो उसका वैल्यू बनता है आपने उस कम वैल्यू पर उसको ट्रांसफर किया है विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन पर आपने ट्रांसफर किया है तो फिर वो क्लब नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसेट्स का वर्थ 10 लाख रुपए है लेकिन आपने फॉर द टाइम बीइंग 2 लाख रुपए में ट्रांसफर दिखा रखा है जबकि उसका मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपीस है, तो ये क्या हो गया? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन।
तो अगर ट्रांसफर होता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में तो ही क्लब्ड होगा। अगर आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर किया है तो फिर क्लब नहीं होगा। इसको हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं, और डिटेल में इस पॉइंट को देखते हैं। द इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर्ड असेट्स शैल नॉट बी क्लब्ड। कब क्लब नहीं होगा? इफ इट इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, माने यदि आपने जो ट्रांसफर किया है वो एडिक्वेट कंसिडरेशन के बदले में किया है, मतलब प्रॉपर जितना उसका मार्केट वैल्यू है उसी अमाउंट पे आपने ट्रांसफर किया है। और नंबर 2, द ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट, माने आपने जो ट्रांसफर किया है उसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि भाई अब हम लोग सेपरेट रहेंगे, अलग रहेंगे, लाइक अ डाइवोर्स। तो डाइवोर्स या कोर्ट के केसेस के एग्रीमेंट के कारण, किसी एग्रीमेंट के द्वारा दोनों अलग अलग हो रहे हैं और उस एग्रीमेंट के बेसिस पर आपने वो असेट्स ट्रांसफर किया है स्पाउस को, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगा। तो 2 केस कौन कौन से मैंने आपको बताया, या तो एडिक्वेट कंसिडरेशन हो या फिर एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट हो। और सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ईदर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स और एट द टाइम ऑफ अक्रूवल ऑफ द इनकम। जिस समय असेट्स ट्रांसफर किया गया एज वेल एज जिस समय इनकम एक्रू हुआ, दोनों में से दोनों ही पॉइंट्स पर हस्बैंड वाइफ रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर टाइम ऑफ ट्रांसफर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं है या फिर जिस समय इनकम अक्रू हुआ उस समय रिलेशन एग्जिस्ट नहीं है, तो फिर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। माने हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एसेट्स एज वेल एज एट द टाइम ऑफ अक्रूवल ऑफ द इनकम। ए फॉर एग्जाम्पल, ए ने गिफ्ट किया टू हिज फियांसी मीन्स जिससे शादी होने वाली है, जिससे मैरिज होने वाली है, then the income arising on the amount so gifted shall not be taxable in the hands of A, because जिस समय उसको ट्रांसफर किया उस समय हस्बैंड वाइफ रिलेशन एग्जिस्ट नहीं था। Even after their marriage, as the relationship of husband wife does not exist at the time of making the gift, तो टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एन एसेट्स और साथ साथ एज वेल एज टाइम ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम, बोथ पॉइंट्स पर हस्बैंड वाइफ रिलेशन एग्जिस्ट होना जरूरी है। सिमिलरली अगर हम इसको रिवर्स देखें, ए ने गिफ्ट किया वाइफ को, बाद में उनका डाइवोर्स हो गया, तो उसके बाद जो इनकम अराइज होगा फिर वो क्लब नहीं होगा। नाउ if any property is acquired by the wife out of an allowance given by her husband for her personal expense, माने उसने अपना जो हस्बैंड से पैसा मिलता है उसको पिन मनी लाइक पर्सनल एक्सपेंस के लिए, और उस पैसे को सेविंग करके उसने कोई अगर एसेट्स एक्वायर्ड किया है, तो फिर वो क्लबिंग प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ द असेट्स ट्रांसफर हैज चेंज्ड द शेप एंड आइडेंटिफिकेशन, आपने उसको जो ट्रांसफर किया उसने उसका शेप चेंज कर दिया, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो चेंज कर दिया, तो इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लबिंग रूल्स एप्लीकेबल होंगे। देन इनकम फ्रॉम सच चेंज असेट्स शैल बी क्लब्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द असेट्स ओरिजिनली गिफ्टेड वर शेयर्स, आपने शेयर्स ट्रांसफर किया लेकिन बाद में स्पाउस सोल्ड द शेयर एंड एक्वायर्ड हाउस प्रॉपर्टी, और फिर उसको उसने लेट आउट किया। अब बेसिकली शेयर्स को आपने कन्वर्ट किया हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट किया, तो उस लेट आउट से जो इनकम होगा फिर वो इनकम क्लब्ड नहीं होगा, क्योंकि आपने जस्ट असेट्स का आइडेंटिफिकेशन चेंज किया है। तो ये हमने कुछ रूल्स आपके साथ डिस्कस किया रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू द स्पाउस, और इसमें हमने ध्यान से एक बार दोबारा देखते हैं इस पूरे पॉइंट को। सबसे पहले आया इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू द स्पाउस, उसमें अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है, तो मेनली क्लब कब होगा, व्हेन इट इज फॉर एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, और इसको हम इनडायरेक्टली बोलेंगे कि क्लब कब नहीं होगा, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है, लाइव अपार्ट एग्रीमेंट है, या हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट,
This is the important point. Husband-wife relation does not exist at the time of transfer or at the time of accrual of the income. Both टाइम पर हस्बैंड वाइफ रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए. तो इन 3 केसेस में क्लब नहीं होता और बाकी सभी केसेस में आपका इनकम क्लब्ड होगा. नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ. दिस इज सिंपली अ कॉपी पेस्ट सिस्टम. जैसे हमने असेट्स ट्रांसफर किया था टू स्पाउस, अब स्पाउस की बजाय असेट्स ट्रांसफर किसको किया? सन्स की वाइफ को. तो जो हमने स्पाउस के प्रोविजंस किए थे, असेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, सेम रूल एप्लीकेबल होगा. तो दिस इज सिंपली अ कॉपी पेस्ट. एनी इनकम विच अराइज फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल to his son's wife other than for adequate consideration shall be included in the income of the transferor. अब यहाँ पर एक नोटिंग पॉइंट ये है कि वहां पर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो हाउस प्रॉपर्टी का रूल है वो मैंने असेट्स ट्रांसफर जो किया मे बी हाउस प्रॉपर्टी और एनी अदर एसेट्स, तो सभी कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा. फॉर एग्जाम्पल, आर ट्रांसफर 1000 bonds of 100 each of IDBI to his son's wife without any consideration. IDBI declared 10,000 as interest. Although the sum of 10,000 as interest is received by his son's wife, this amount shall be included in the income of R under the head income from other sources. माने R ने अपनी सन्स वाइफ को बॉन्ड्स ट्रांसफर किया, उस बॉन्ड से इंटरेस्ट जनरेट हुआ, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो आर की इनकम मानी जाएगी, ना कि उसकी वाइफ की इनकम. अब यहां पर थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस. अभी यहां पर क्या हो रहा है कि हमने किसी और पर्सन को असेट्स ट्रांसफर किया, बट उसका जो बेनिफिट है वो स्पाउस को मिल रहा है. पहले वाले पॉइंट में हमने डायरेक्ट असेट्स स्पाउस को ट्रांसफर किया था, but now we are transferring assets to any other person other than spouse. For लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो इनडायरेक्टली स्पाउस को मिल रहा है. Where an individual transfer any assets to any person or association of person, मैं एक्चुअली जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज यूज करना है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको इसी लैंग्वेज को इजीली समझना हो जाए, समझ में आ जाए, और यही लैंग्वेज आपको एग्जाम्स में इजीली लर्न हो जाए. अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन द इनकम फ्रॉम सच असेट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर टू द एक्सटेंट टू विच द इनकम इज फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ हिज और स्पाउस. माने उसका जो इमीडिएट बेनिफिट स्पाउस को मिलता है, डेफर्ड बेनिफिट मीन्स कि आज नहीं तो और कुछ समय बाद रुक रुक कर बेनिफिट स्पाउस को मिलेगा. तो हमने किसी और पर्सन को असेट्स ट्रांसफर की विदाउट अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट, माने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, और उसका जो बेनिफिट है वो स्पाउस को जा रहा है, तो उस असेट्स की जो इनकम है वो भी असेसी की इनकम मानी जाएगी. In other words, where an asset is transferred to some other person without adequate consideration for the benefit of spouse of the individual as well as for some other person, तो income on such an asset to the extent of benefit जितना spouse को मिलेगा to the which accrue to the spouse shall be included in the total income of the individual. Example wise डिस्कस करते हैं. X transfer a house to his friend's Y with the direction of that 50% of the rental income is to be used for the benefit of his wife. जो रेंट का 50% पोर्शन है वो उसकी वाइफ मिसेस एक्स को दिया जाएगा और 50% औरों को दिया जाएगा, अदर्स को. तो रेंटल इनकम का जितना स्पाउस को बेनिफिट जा रहा है उतना इनकम का पार्ट एक्स की इनकम में क्लब्ड होगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ. अभी हमने लास्ट पॉइंट किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस. इनकम, दिस इज इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू
any person for the benefit of son's wife. सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए आपने किसी और पर्सन को असेट्स ट्रांसफर किया. वे एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी असेट्स टू एनी पर्सन, माने जो हमने अभी बेनिफिट ऑफ वाइफ का रूल किया था वही है. वाइफ की बजाय आपने जो असेट्स है वो सन्स वाइफ को ट्रांसफर किया फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, सॉरी, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन. तो जो भी उसका इनकम जनरेट होगा, द इनकम फ्रॉम सच एन असेट्स shall be included in the income of the transferor to the extent to which the income is for the immediate or direct benefit of son's wife. This is general point. ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपका, तो इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है. नाउ द मेन पॉइंट इज, जो काफी ज्यादा एग्जाम्स में अलग से आस्क किया जाता है, दिस इज द क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड. माने माइनर चाइल्ड जिसकी एज बिलो द 18 ईयर्स है, उसके क्लबिंग रूल्स को हम डिस्कस करेंगे. क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, कि भाई माइनर चाइल्ड की इनकम का कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, कहाँ उसकी इनकम को हम क्लब करेंगे. तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको. इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, हम किसी पर्सन की इनकम को फाइंड आउट कर रहे हैं. There shall be included all such income as arise or accrues to his minor child. तो जो उसकी माइनर चाइल्ड की इनकम है वो भी असेसी की इनकम मानी जाएगी. द माइनर चाइल्ड इज टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स. तो हस्बैंड वाइफ जो भी उसके पेरेंट्स हैं, किसी की भी इनकम में उसकी इनकम को हम क्लब कर सकते हैं, लेकिन the income shall be clubbed in the hands of that parents whose total income exceeding the income of the minor, excluding the income of the minor, is greater. माने हस्बैंड वाइफ दोनों में जिसकी इनकम ज्यादा है, माइनर चाइल्ड की इनकम को इंक्लूड करने से पहले उसकी इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम को ऐड किया जाएगा. If the marriage of the parents does not subsist, अगर उनकी मैरिज नहीं है, डाइवोर्स होता है या दोनों अलग अलग रहते हैं, तो जो पेरेंट्स बच्चे को मेंटेन करते हैं उसकी इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब किया जाए. माने पॉइंट इज दिस, नॉर्मल रूल क्या है कि जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा है, द इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट whose total income is greater. बट अगर मैरिज नॉट सबसिस्ट, तो जिस पेरेंट्स के पास बच्चा रहता है, who maintain the minor child in the previous year, उसकी इनकम में माइनर की इनकम को क्लब किया जाएगा. Where any income is once included in the total income of the either parents, any such income arising in any succeeding year shall not be included in the total income of the other parents. मीन्स क्या हुआ, एक बार अगर क्लब होना शुरू होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मिस्टर एक्स की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब किया गया बिकॉज अभी मिस्टर एक्स की इनकम ज्यादा थी, बट सपोज नेक्स्ट ईयर मिसेस एक्स की इनकम ज्यादा है, तो चेंज नहीं होगा. एक बार जिसके में क्लब होना शुरू होगा, आगे तक इन एनी सक्सीडिंग ईयर उसी की इनकम में क्लब होता रहेगा जब तक कि असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड ना हो या उसको ऑब्जेक्शन ना हो, आफ्टर गिविंग दैट पेरेंट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो. ठीक है. एनी सच इनकम अराइजिंग इन सक्सीडिंग ईयर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द अदर पेरेंट्स, अनलेस अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है, वो चाहता है, तो ही प्रोविजन चेंज होगा. अदरवाइज एक बार अगर क्लब होना शुरू हो गया, तो जिसकी इनकम में क्लब होगा, ईयर बाय ईयर हम उसी की इनकम में उसको क्लब करेंगे. Where the income of the minor child has been included in the total income, जब इंक्लूड करेंगे पेरेंट्स की इनकम में, तो we have an exemption of rupees to the extent of such income or 1500 whichever is less. तो जो भी माइनर की इनकम है और 1500 रुपए, जो दोनों में कम है उतना आपको उसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा. मान जब भी हम इनकम को पेरेंट्स की इनकम में ऐड करेंगे,
तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और 1500 विच एवर इज लेस, उतना एग्जम्पशन माइनस करके बाकी इनकम को पेरेंट्स के इनकम में क्लब्ड किया जाए। नाउ वी हैव सम केसेस जब इनकम क्लब नहीं होगा। नंबर 1, द फॉलोइंग इनकम ऑफ ए माइनर शैल नॉट बी क्लब्ड। माने इन केसेस में माइनर की इनकम को पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा, बल्कि माइनर को असेसी ट्रीट करके उसका अलग से इनकम टैक्स लिया जाएगा। माने माइनर इनकम टैक्स में माइनर और मेजर का कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर नॉट क्लबिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनर से टैक्स नहीं लिया जाएगा, फिर माइनर का अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा और देन माइनर इज लायबल्स टू पे टैक्स। माइनर की इनकम पर उस पर टैक्स लगेगा। एनी इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U, अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड है या ब्लाइंड पर्सन है तो उसकी इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं होगी, वो इनकम उसी ही की मानी जाएगी। Such income which accrue or arise to the minor child on account of any manual work, माने उसका अपना पर्सनल या मैनुअल वर्क, कोई गेम शो या कोई भी वो वर्क करता है और उस वर्क से उसने इनकम जनरेट किया है, कोई मैनुअल या टेक्निकल, या आजकल तो आप देखते हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा गेम शोज, मैनुअल वर्क्स, टेक्निकल बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें माइनर काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट करता है। तो अगर माइनर ने कोई मैनुअल वर्क करके इनकम जनरेट किया है तो वो उसकी इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब्ड नहीं होगी। Such income which accrue or arise to the minor child on account of any activity involving application of skill, talent or specialized knowledge and experience not to be clubbed. Child include both stepchild as well as an adopted child of that individual. Stepchild और adopted को अलग ट्रीट नहीं किया जाता, वो भी सेम डेफिनेशन में आएगा। सेक्शन 64(1)(a) does not exclude मैरिड डॉटर। अगर वो माइनर है तो चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है उससे फर्क नहीं पड़ता। डज नॉट एक्सक्लूड मैरिड डॉटर। इवन इनकम अराइजिंग टू माइनर मैरिड डॉटर वुड बी क्लब्ड। हाउएवर, वेयर सेक्शन 27 अप्लाइज, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय द पेरेंट्स डज नॉट अराइज। अगर गिफ्ट कर दिया पेरेंट्स ने अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी तो क्लब नहीं होगा, अदरवाइज वो क्लबिंग प्रोविजंस होंगे। अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो भी उसकी इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब्ड होगी। इफ बोथ द पेरेंट्स ऑफ द माइनर चाइल्ड आर नॉट अलाइव, देन द इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड कैन नॉट बी क्लब्ड एंड द गार्जियन ऑफ द माइनर चाइल्ड शैल फाइल अ रिटर्न ऑफ सच इनकम ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, तो जो भी गार्जियन है वो उसकी रिटर्न फाइल करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर। It may be added that it will not be clubbed in the hands of guardian. This is the main point. गार्जियन की हैंड्स में इनकम क्लब नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स की इनकम में ही क्लब्ड होगा। गार्जियन उसकी रिटर्न फाइल करेंगे अलग से, बट उनकी गार्जियन की इनकम में माइनर की इनकम का क्लबिंग नहीं होगा। Where the minor attaining the age of majority during the previous year, then the income till the date be remained minor in that previous year shall be clubbed in the hand. तो जब तक वो माइनर था तब तक की ही इनकम क्लब्ड होगी। आफ्टर जैसे ही वो मेजर होगा तो मेजर होने के बाद का जो इनकम है वो उसकी पेरेंट्स की इनकम में क्लब्ड नहीं होगा। इस पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आप इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए शुरू से। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, बेसिक रूल क्या है? माइनर की इनकम उसकी पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी, और किस पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी? जिस पेरेंट्स की इनकम ग्रेटर है। अगर मैरिज डज नॉट सबसिस्ट, माने पेरेंट्स की मैरिज सबसिस्ट नहीं है, माने दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, तो उस केस में जिस पेरेंट्स के साथ माइनर रहता है, जो उसको मेंटेन करता है, उसी की इनकम में क्लब्ड होगा।
और एक बार जब इनकम क्लब होना शुरू होगा तो एवरी ईयर उसी पेरेंट की इनकम में क्लब होगा जब तक कि असेसिंग ऑफिसर ऑब्जेक्शन रेज ना करे। और जब इनकम को क्लब करेंगे तो आपको 1500 रुपीज का एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकम और 1500 विच एवर इज लेस। सर्टेन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड कब क्लब नहीं होगा, ये कुछ रूल्स हैं। पहला, या तो सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी हो, या टोटली ब्लाइंड माइनर चाइल्ड है, या ऑन अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क डन बाय हिम और स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तो ये क्लब नहीं होगा। चाइल्ड मीन्स बोथ स्टेप चाइल्ड एज वेल एज अडॉप्टेड चाइल्ड। सेक्शन 64 इट डज नॉट एक्सक्लूड माइनर मैरिड डॉटर। अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो उसकी इनकम भी पेरेंट्स की इनकम में क्लब्ड हो सकती है, बट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर दोनों आर नॉट अलाइव, हस्बैंड वाइफ दोनों नॉट अलाइव हैं, तो गार्जियन की इनकम में माइनर की इनकम क्लब नहीं होगी। माइनर चाइल्ड शैल फाइल द रिटर्न ऑफ सच इनकम ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। तो जो उसके गार्जियन है वो माइनर चाइल्ड की रिटर्न फाइल करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर। मेजोरिटी होने के बाद क्लबिंग नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी होने से पहले जितनी भी इनकम है वो उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब्ड होगी। नाउ अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मीन्स किसी इंडिविजुअल ने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को, जो उसने सेल्फ एक्वायर किया है, उसको अपनी फैमिली प्रॉपर्टी माने जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर दिया विदाउट, एंड यहां सबसे मेन पॉइंट वही है जब भी हम ट्रांसफर की बात करते हैं, सो इट इज विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन। Where an individual who is a member of the Hindu undivided family convert his separate property as the property of the HUF. Separate जो उसने खुद प्रॉपर्टी कमाई थी उसको उसने HUF की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया और थ्रो द प्रॉपर्टी इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फैमिली। माने फैमिली की प्रॉपर्टी के रूप में उसको दिखा दिया कॉमन स्टॉक के रूप में। कॉमन स्टॉक मतलब कि डिपेंड करता है कि स्टॉक को हम स्टॉक वर्ड यूज करते हैं जिसका हम सेल परचेज करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, और यहाँ प्रॉपर्टी का सेंस बेसिकली एज एन एसेट्स है। अदरवाइज ट्रांसफर इज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टू द फैमिली, माने कोई भी पॉइंट हो सकता है, सेपरेट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, थ्रो किया प्रॉपर्टी को कॉमन स्टॉक ऑफ द फैमिली, और अदरवाइज ट्रांसफर इज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी to the family property otherwise than for adequate consideration. This is the main point. Otherwise than for माने adequate consideration नहीं है उसके अंदर, then the income from such property जो भी arise होगा वो individual की ही income मानी जाएगी। In other words, इसी पॉइंट को अगर थोड़ा और यहां से देखते हैं, if self acquired property of an individual is treated कन्वर्टेड इनटू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को आपने जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, जितना उसका कंसिडरेशन बनता है उसके कम अमाउंट पर, जो एडिक्वेट नहीं है। द इनकम जो भी उस प्रॉपर्टी का इनकम होगा डिराइव्ड बाय द जॉइंट फैमिली ऑन अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपने जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में ट्रांसफर किया है, कन्वर्ट किया है, तो उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से जो भी इनकम अराइज होगी शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, माने वो इंडिविजुअल की ही इनकम मानी जाएगी जिसने उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया है विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन। हु वाज द ओनर ऑफ, जो उसका एक्चुअल ओनर था। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए एक्स ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी, एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और उससे उसको 6 लाख का इनकम पर एनम का आता है, और उसने ही कन्वर्ट दिस प्रॉपर्टी एज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एचयूएफ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। अलॉन्ग ऑल दो द इनकम शेल हैंसफोर्थ बी रिसीव्ड बाय द एचयूएफ, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब एचयूएफ की प्रॉपर्टी है तो इनकम किसको मिल रहा है, एचयूएफ को मिल रहा है, बट इट शेल बी डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल इनकम ऑफ एक्स, वो एक्स की इनकम मानी जाएगी और उसी की इनकम में उसको प्लस किया जाएगा अंडर द हेड
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो अलग बात है कि ये इनकम एचयूएफ ने रिसीव किया बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ के पास है, लेकिन उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी वो इनकम मिस्टर एक्स की ही इनकम मानी जाएगी। Implication in the subsequent partition, अगर इस प्रॉपर्टी का बाद में पार्टीशन हो जाए, सब्सिक्वेंट पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, माने एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन होने के बाद वेयर द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी हैज बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन हो गया, तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, amongst the member of the family the income derived from such converted property, तो वो जो converted property है जिसका partition हो गया है, received by the spouse on partition shall be deemed to arise to the spouse from assets transferred indirectly by the individual to the spouse, and the income from the portion received by the spouse shall be clubbed in the hands of the transfer। Simple logic ये है कि अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो गया और पार्टीशन के बाद जो भी मिस्टर एक्स का शेयर होगा और उसमें मिसेस एक्स का शेयर भी होगा, तो मिसेस एक्स का शेयर मिस्टर एक्स के इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा, माने मिसेस एक्स का जो भी इनकम बनेगा वो मिस्टर एक्स की इनकम ही मानी जाएगी। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव हम देखते हैं, इफ देयर इज अ पार्टीशन इन द फैमिली पार्टीशन हो गया, सपोज कर लीजिए 5 मेंबर्स थे, मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, माइनर चाइल्ड ऑफ एक्स एंड 2 मेजर सन्स ऑफ एक्स, और सभी का सपोज कर लीजिए इक्वली शेयर है। अब एक्स का शेयर कितना हुआ 1/5, वो तो एक्स का है ही 120, मिसेस एक्स का शेयर कितना हुआ 120 जो कि मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब होगी, और इनकम फ्रॉम 1/5 ऑफ द माइनर चाइल्ड, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो माइनर चाइल्ड की इनकम है वो पेरेंट्स की इनकम में ऐड होती है, और उस पेरेंट्स की इनकम में ऐड होती है जिसकी इनकम हायर है, तो टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ एक्स और मिसेस एक्स हुज इनकम इज हायर एक्सक्लूडिंग ऑफ दिस माइनर चाइल्ड इनकम। हाउएवर एक्स कैन क्लेम एग्जम्पशन, वो मिलेगा उसको 1500 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा, माने मिसेस एक्स की इनकम जो स्पाउस की इनकम है वो एक्स की इनकम में ही शामिल की जाएगी, और अगर माइनर चाइल्ड का शेयर है तो वो उसी पेरेंट्स की इनकम में क्लब्ड होगा जिस पेरेंट्स की इनकम हायर है, और 1500 रुपए का तो आपको एग्जम्पशन मिलना ही मिलना है, और जो मेजर चाइल्ड की इनकम है वो क्लब्ड नहीं होगी, वो इंडिविजुअली उस पर अपना अपना टैक्स पे करेंगे। तो अगर हम इसको ओवरऑल दोबारा से एक बार देखते हैं पूरे रूल को, तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में हम देखते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर इंडिविजुअल अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एचयूएफ प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता है विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम डिराइव होगा, इनकम होगा, वो मिस्टर एक्स की इनकम ही मानी जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर उसका पार्टीशन हो जाए, तो पार्टीशन होने के बाद एक्स का अपना शेयर तो है ही है, जो मिसेस एक्स का शेयर है वो भी एक्स की इनकम में ही क्लब्ड किया जाएगा, और अगर कोई माइनर चाइल्ड का शेयर है तो वो डिपेंड करता है कि कौन से पेरेंट्स की इनकम ज्यादा है, उस पेरेंट्स की इनकम में हम उसको क्लब्ड करेंगे एज पर सेक्शन 64(1)(a जो हमें इसके बारे में बताता है। नाउ अब कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जो हमने ऊपर अभी तक जितने भी क्लॉजेस किए क्लबिंग ऑफ इनकम के, उन सभी के अंदर ये कॉमन पॉइंट्स आपके एप्लीकेबल होंगे। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। इनकम इज टू बी क्लब्ड, माने इनकम तो क्लब्ड होगा, बट इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड। अगर इनकम से आप फर्दर कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो जो इंक्रीमेंटल ऑफ इनकम है वो क्लब नहीं होगा। इट मे बी ऑब्जर्व that under all the provisions discussed above, what is to be clubbed is the income arising from the assets transferred। जो आपने assets transferred किया, उस transferred assets से जो भी income है वो clubbed होगी। However, the income derived on the accretion, main word क्या हुआ यहाँ पर, accretion of such property।
अगर उस प्रॉपर्टी का कुछ एक्रीशन से इनकम जनरेट हुआ है और फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी क्लब्ड, माने एक्रीशन वाली इनकम और इनकम और फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड इनकम, फ्रॉम इनकम से इनकम जो जनरेट हो रहा है वो क्लब नहीं होगा। जैसे एक्स ट्रांसफर 10,000 बॉन्ड्स ऑफ IDBI टू हिज वाइफ, उसने अपने 10,000 बॉन्ड अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया मिसेस एक्स के नाम पर। मिसेस एक्स को उसका इंटरेस्ट मिला 70,000 पर एनम, तो ये अमाउंट नेचुरल है, मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब्ड होगा क्योंकि विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। हाउएवर इफ मिसेस एक्स एक्यूमुलेट 50,000 आउट ऑफ द इंटरेस्ट इनकम, माने इंटरेस्ट बचा बचा कर उसने 50,000 रुपए इकट्ठे कर लिए अपने पास एंड डिपॉजिटेड विद द कंपनी, और वहां से उसको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, देन द इंटरेस्ट ऑफ 5,000, कौन सा 50,000 का 5,000 per annum received by her on the deposit will not be clubbed in the income of Mr. X। एक बार तो हमने 70,000 को क्लब कर दिया, बट 70,000 में से उसने 50,000 रुपए को फर्दर इन्वेस्टमेंट किया एट द रेट ऑफ 10%। तो इसमें जो मिसेस एक्स का अपना स्किल है इन्वेस्टमेंट करने का, उससे इनकम जनरेट हुआ, दिस इज 5,000। तो दिस इज 5,000 बेसिकली क्या है, इनकम ऑन इनकम। तो ये जो 5,000 का अमाउंट है इनकम ऑन इनकम, ये मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब नहीं होगा, ये मिसेस एक्स की इनकम ही मानी जाएगी। इनकम इंक्लूड लॉसेस आल्सो, अगर इनकम है तो उसमें लॉसेस को भी शामिल करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ, अगर हम इनकम क्लब करते हैं तो लॉस आल्सो क्लब्ड। Therefore, under all the provisions discussed above, where the income arising to one person is to be clubbed in the hands of another person, in the event of loss, the loss, जो भी लॉस होगा, shall be taken into account in computing the income of such person। तो इनकम क्लब होता है तो जो उसका रेस्पेक्टिव लॉस है वो भी हम उस इनकम में क्लब करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज, कौन से हेड में इनकम क्लब होगा, नेचुरल, वो डिपेंड करता है कि इनकम का नेचर क्या है। जिस नेचर की इनकम होगी असेसी के हैंड्स में, उसी वाले हेड में जाकर वो क्लब होगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्लब हो रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में क्लब होगा, बिजनेस इनकम क्लब हो रहा है तो बिजनेस इनकम वाले हेड में जाकर वो क्लब होगा। मान जो भी रेलिवेंट हेड है उसी हेड में उस क्लबिंग को, उस इनकम को क्लब करके और फिर उसको असेसी को उस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि भाई क्लबिंग के रूल्स क्या हैं, कब कब असेसी की इनकम्स में अदर इनकम्स को जो उसने टैक्स अवॉइड करने के लिए किया था वो हमने इसको इंक्लूड किया। तो ये चैप्टर थ्योरेटिकली काफी इंपॉर्टेंट है और अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है रीडिंग टू माइनर चाइल्ड, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो हम आपको बता ही रहे थे कि लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका है ही इसमें, जो है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम। तो मैंने इस लेक्चर में आपको ये सभी बातें डिस्कस किया। देन अदर क्वेरीज के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल यूट्यूब पर, एंड मैं आल्सो आपको फेसबुक पर कनेक्टेड मिलूंगा। तो कोई भी आपको क्वेरीज हैं देन यू मे आस्क। Thank you very much to watch my videos. Thanks again. Wish you all the best.